आइए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम होगी ट्रांसपोर्टेशन डोमेन से। लास्ट प्रॉब्लम हमने की थी वो थी मैन्युफैक्चरिंग डोमेन से। देखिए प्रॉब्लम, एक बार आप इस प्रॉब्लम को पढ़ लीजिए, ठीक है, पॉज करके वीडियो। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम पढ़ ली आप लोगों ने, एक बार देखते हैं। तो देयर आर टू फैक्ट्रीज लोकेटेड एट प्लेस ए एंड प्लेस बी। From these locations, a certain commodity is to be delivered to each of the three depots. तो बच्चों दो फैक्ट्रीज हैं, सिंपल है, और तीन डिपोज हैं। ओके, डिपो मतलब कोई एक तो भी लोकेशन है जहां पर फैक्ट्री से जो भी आइटम मैन्युफैक्चर हो रहा है वो उन डिपो तक पहुंचना है ना, कोई भी कमोडिटी। तो द वीकली रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिपोज आर रेस्पेक्टिवली 5, 5 एंड 4 यूनिट्स। ठीक है जी, तो बता रहा है कि एक डिपो पर कितना टोटल माल जाना है। ठीक है, डिपो पी पर है ना, पी पर 5 आइटम्स, क्यू पर 5 आइटम्स और आर पर 4 आइटम वीकली पहुंचने हैं। वो कहां से पहुंचेंगे? फैक्ट्री ए से या बी से या दोनों से, कुछ पार्ट ए से और कुछ पार्ट बी से, इस तरीके से पहुंचना है। ठीक है, वाइल द प्रोडक्शन कैपेसिटीज ऑफ द फैक्ट्रीज ए एंड बी आर 8 एंड 6 यूनिट रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों ये देखो कि 8 यूनिट्स फैक्ट्री ए से बनते हैं वीकली और 6 यूनिट्स बनते हैं फैक्ट्री बी से। तो टोटल बन गए 8 + 6 14 यूनिट्स बनते हैं। और रिक्वायरमेंट कितने की है? 5 + 5 + 4, रिक्वायरमेंट भी 14 की है। यानी दोनों फैक्ट्री मिलके 14 यूनिट्स प्रोड्यूस करती हैं और 3 डिपो मिलके 14 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं। अब क्वेश्चन ये रहेगा, सिंस ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन ये रहेगा कि उनको ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से करना चाहिए कि कॉस्ट मिनिमम आए, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट मिनिमम आए। देखिए क्या पूछ रहा है वो, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट इज गिवन। उसने बता दिया कि फैक्ट्री ए से डिपो बी तक एक यूनिट की कॉस्ट 160 आती है, एक यूनिट को भेजने की कॉस्ट, है ना। तो सिमिलरली फैक्ट्री ए से क्यू और आर तक की कॉस्ट एंड फैक्ट्री बी से डिपो पी तक एक आइटम पहुंचाने की कॉस्ट, एक डिपो क्यू तक एक आइटम पहुंचाने की कॉस्ट 120 एंड सिमिलरली डिपो आर तक फैक्ट्री बी से पहुंचाने की कॉस्ट 100 रुपीज। इस तरीके से आपको कॉस्टिंग दे दी उसने ट्रांसपोर्ट करने की फ्रॉम बोथ द फैक्ट्रीज एंड ईच ऑफ द डिपोज। तो आपको क्या करना है, एक सबसे जो इसका डिफिकल्ट काम होता है एलपी के अंदर, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि थियोरेटिकल प्रॉब्लम को देखकर मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना। इस प्रॉब्लम में आपको समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग में कि डिसीजन वेरिएबल एक्स और वाई किसे माने। ध्यान रखना बच्चों, आपको देखने में लग सकता है कि 3 डिपोज हैं तो क्या हम ऐसे मान लें कि एक डिपो पर एक्स जाता है, एक पर वाई और एक पर जेड जाता है। ये ख्याल बच्चों के मन में आ सकता है, आता है, ठीक है, वहीं गड़बड़ हो गई सारी। आपको 3 वेरिएबल नहीं लेने हैं। आप लोगों के सिलेबस में 2 वेरिएबल की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल्स एक्स और वाई, और लीनियर प्रॉब्लम्स हैं जिनमें एक्स और वाई की पावर हमेशा 1 रहेगी, चाहे वो इनइक्वालिटीज हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो। ठीक है, तो हमें उसी सिलेबस के अंदर कन्फाइन रहना है। हमारे पास जो प्रॉब्लम आएगी दिखने में लगेगा कि इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज होंगे, मगर एक्चुअली सिर्फ 2 वेरिएबल ही यूज होंगे। ये गलती एग्जाम में मत करना। ये थंब रूल मान लो कि 2 ही वेरिएबल लेने हैं एक्स और वाई। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सोचो कि किस तरीके से हम 2 वेरिएबल लेके पूरी क्वेश्चन को मैथमेटिकली फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ देखो हम क्या लें एक्स और क्या लें वाई, एक क्वेश्चन, मतलब दिस इज द वेरी फर्स्ट एंड वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। यदि ये समझ में आ गया तो आगे की चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो आप फैक्ट्री, अच्छा कुछ लोग बच्चों के मन में आएगा कि फैक्ट्री ए से जो टोटल आइटम निकल रहे हैं उनको यदि x मान लें तो x तो कांस्टेंट ही हो गया ना। फैक्ट्री ए से मुझे मालूम है कि 8 आइटम निकल के आने हैं, ठीक है, तो वो भी नहीं मान सकते। डिपो पी पर ए से जा रहा है मान लीजिए x और बी से जा रहा है मान लीजिए y, तो फिर इन दोनों को क्या मानोगे? तो वो कॉम्बिनेशन भी नहीं बन रहा। तो सबसे जो टफ टास्क है सिलेक्ट करना बहुत ध्यान से कि डिसीजन वेरिएबल क्या होंगे। अब उसको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं कि कैसे हमें खुद समझ में आ जाएगा कि हमें एक्स और वाई क्या माने। पिक्टोरियल डायग्राम बनाते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा विजुअलाइज होगा कि आप किसको एक्स और किसको वाई मानेंगे और किस तरीके से प्रॉब्लम को आगे ले जाएंगे। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, ये सॉल्यूशन है हमारा। तो 2 फैक्ट्रीज दी हुई हैं ए और बी ना। तो फैक्ट्री ए है ये, और ये कितना आइटम प्रोड्यूस करती है? 8 आइटम प्रोड्यूस करती है। ठीक है बच्चों, और एक फैक्ट्री क्या है? एक फैक्ट्री है बी, और ये कितना आइटम प्रोड्यूस करती है बच्चों?
ये करती है 6 आइटम प्रोड्यूस करती है। ठीक है जी। अब मान लीजिए 3 रिसीवर्स हैं P, Q एंड R। ठीक है, ऐसा बनाते हैं कि तीनों को, चलिए ऐसा रखते हैं, सिंपल रखते हैं चीज़ों को। ये P डिपो है, ये Q डिपो है और ये R डिपो है। ठीक है बच्चों। अब A डिपो से कुछ माल P तक जाएगा और कुछ माल B डिपो से P तक जाएगा, यही तो होगा। P को कितना चाहिए टोटल, ये भी दिया हुआ है ना, P की रिक्वायरमेंट कितनी है 5, तो P को चाहिए कुल 5 आइटम्स, Q को भी चाहिए 5 आइटम्स और R को भी चाहिए 4 आइटम्स। तो A 8 आइटम, B 6, A फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री, ये फैक्ट्री है और ये क्या है, डिपो है ना, ये डिपो है, ये डिपोज हैं सारे। तो A पर, सॉरी, फैक्ट्री A और फैक्ट्री B से दोनों से मिलके P तक 5 आइटम आने चाहिए। ठीक है जी। अब मान लीजिए इससे आते हैं कुछ आइटम, तो रिमेनिंग इससे आएंगे। ठीक है, तो एक क्लू है बहुत बड़ा। यदि मैं इसको x मानूं कि A से P तक यदि x आइटम आ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि B से P तक x माइनस 5 माइनस x आइटम आएंगे। तो मुझे एक वेरिएबल से ही 2 सिचुएशन हैंडल करने का मौका मिल गया। सिमिलरली मैं यहाँ से करूँ कि यदि y आइटम्स आ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि 5 माइनस y आइटम फैक्ट्री B से आएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए y आइटम फैक्ट्री A से डिपो Q तक जा रहे हैं और x आइटम फैक्ट्री A से डिपो P तक जा रहे हैं। तो इसको चाहिए टोटल 5, तो x तो यहाँ से मिल गए, रिमेनिंग कितने हो गए 5 माइनस x, जो कि ये B से ले लेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि B से कितने आ रहे हैं 5 माइनस x आइटम। ठीक है बच्चों। सिमिलरली यदि Q को y आइटम तो फैक्ट्री A सप्लाई कर देगी, तो 5 माइनस y आइटम कौन सप्लाई करेगा, फैक्ट्री B सप्लाई कर देगी। अब R के लिए क्या करोगे, अब नया वेरिएबल तो इंट्रोड्यूस करना नहीं है हमें, ये थंब रूल है ना, इसको याद रखना है कि हमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करने हैं, वरना प्रॉब्लम वैसे ही खराब हो जाएगी आपकी। तो अब R को क्या करें, देखिए R को करने का एक बड़ा अच्छा तरीका हो सकता है। A से x निकल गए, y निकल गए, बचेंगे कितने, यहाँ क्लू आ गया, 8 में से x और y चले गए, बचेंगे कितने 8 माइनस x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई दोनों मिलके डिपो इस दर तक आ गए, P और Q पे आ गए, x और y आइटम। बाकी आइटम कितने बचेंगे, 8 में से 8 माइनस एक्स प्लस वाई, वो सारे आइटम ये R तक भेज देगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, बड़ी स्मार्टली x और y के टर्म में सारी सिचुएशन हैंडल कर ली, सारे वेरिएबल्स हमने x और y के टर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब 6 यानी ये जो B फैक्ट्री है ना, ये 6 आइटम में से कुछ आइटम यहाँ गए, कुछ यहाँ गए, रिमेनिंग यहाँ गए, तो इसके पास B से कितने आएंगे, 2 तरीके करने के, या तो जितने A से आ रहे हैं है ना, 4 में से वो माइनस कर दो, 4 माइनस नंबर ऑफ आर्टिकल्स कमिंग फ्रॉम फैक्ट्री A, यानी 4 माइनस ये वैल्यू, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इसके लिए करो कि 6 आर्टिकल्स में से 5 माइनस एक्स यहाँ गए, 5 माइनस वाई यहाँ गए, तो बाकी के इसके पास जाएंगे, तो 6 माइनस दिस प्लस दिस कर दो, तो दोनों ही वैल्यू सेम आनी चाहिए, देखो करके देखते हैं। 6 मान लीजिए इसमें से दिस प्लस दिस करते हैं, तो 5 माइनस एक्स और 5 माइनस वाई प्लस करेंगे तो बचेगा 10 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, एक्स प्लस वाई माइनस 4। ठीक है बच्चों, एक्स प्लस वाई माइनस 4, ये वैल्यू मिल गई मुझे बी से, फैक्ट्री बी से फैक्ट्री डिपो आर तक कितने आर्टिकल्स आएंगे वो। मान लीजिए मैं दूसरी तरीके से करता हूँ कि 4 माइनस दिस वैल्यू, क्योंकि 4 आर्टिकल्स को टोटल चाहिए होते हैं और फैक्ट्री ए ने इसको सप्लाई कर दिए इतने आइटम, तो बाकी के आइटम फैक्ट्री बी से आएंगे, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। तो करते हैं 4 माइनस दिस वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है 8 माइनस एक्स प्लस वाई, तो माइनस एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट हटा दिया बच्चों मैंने, इसलिए प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, तो ये देखिए अगेन एक ब्रैकेट है, माइनस साइन बाहर है, तो क्या होगा प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस 4। तो दोनों ही तरीके से देखा हमने करके सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हमारी जो हमारी अजम्पशन थी वो ठीक है ना, तो वी आर ऑन दी राइट ट्रैक। इसको हटा देते हैं एक बार। ठीक है जी, तो क्या बच गया था हमारे पास, x प्लस वाई माइनस 4, तो ये वैल्यू थी x प्लस वाई माइनस 4 ना, ये वैल्यू थी हमारे पास।
क्लियर है बच्चों इतना? हमारा टारगेट क्या है, हम लोग क्या करना, हमें क्या करना होता है एलपी की प्रॉब्लम में, एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना होता है जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, दूसरा क्या करना होगा, आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ निकालनी पड़ेंगी, जिन इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ पे प्लॉट करके फिजिबल रीजन निकाल के कॉर्नर पॉइंट्स लेके यूजिंग द कॉर्नर पॉइंट थ्योरी, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स लेके उन कॉर्नर पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना होता है एंड सो। तो सबसे पहला काम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना और लीनियर इनइक्वालिटी निकालना। तो देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है इस प्रॉब्लम में कि हमें मिनिमाइज करना है कॉस्ट को, ठीक है जी, कॉस्ट को। तो कॉस्ट क्या है, अब कॉस्ट पे आते हैं। देखिए फैक्ट्री ए से डिपो पी तक जाने के लिए एक आइटम की कॉस्ट है 160, ठीक है जी। तो फैक्ट्री ए से डिपो पी तक कितना आइटम जा रहे हैं, एक्स आइटम। तो कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट कितनी आ गई, फैक्ट्री ए से देखिए ए से निकल रहा है आइटम और डिपो पी तक जा रहा है, तो कॉस्ट कितनी आएगी उसकी, कॉस्ट कितनी आएगी बच्चों, एक्स इंटू कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वन पीस। तो 160 इंटू एक्स, 160 इंटू एक्स इज द कॉस्ट फॉर फैक्ट्री ए टू डिपो बी। और फैक्ट्री ए से ही डिपो क्यू तक की कॉस्ट निकालते हैं, क्या आएगी 100 इंटू कितने में आइटम्स जा रहे हैं वाई, तो 100 वाई हो गया, ठीक है बच्चों। सिमिलरली फैक्ट्री ए से डिपो आर तक कितने आइटम जाएंगे बच्चों, 8 माइनस एक्स प्लस वाई आइटम जाएंगे और कॉस्ट कितनी है 150। तो वैल्यू कितनी बनेगी 150 इंटू 8 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है जी। इसको हमें ऐड करना पड़ेगा ना, ये कॉस्ट आ गई फ्रॉम ए टू डिपो पी क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। तब इन तीनों कॉस्ट को जोड़ देंगे। सिमिलरली फैक्ट्री बी से डिपो पी, डिपो क्यू और डिपो आर तक की कॉस्ट निकालेंगे और सारी 6 वैल्यू को जोड़ के जो वैल्यू आएगी वो हमारी फाइनल कॉस्ट होगी और वही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। देखिए फटाफट करते हैं, बी से पी तक, बी से क्यू तक और बी से आर तक आना है ना। तो बी से पी तक क्या वैल्यू आ रही है बच्चों, बी से पी तक 5 माइनस एक्स आइटम आ रहे हैं और प्राइस है 100, तो 100 इंटू 5 माइनस एक्स करेंगे, तो 100 इंटू 5 माइनस एक्स, ये आपकी कॉस्ट आई बी से पी तक आने की। अब बी से क्यू तक आने की कॉस्ट क्या होगी, एक आइटम की प्राइस मतलब कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ वन आइटम 120 इंटू नंबर ऑफ आइटम्स, तो 5 माइनस वाई इंटू 120, तो ये हो गया 120 इंटू 5 माइनस वाई। और लास्ट में क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 100 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4, हो गया 100 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4, ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या करना होगा, ये सारी वैल्यूज़ जोड़ के और ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना पड़ेगा ना कॉस्ट के लिए। देखिए करते हैं, जो कैलकुलेशन करके ये वैल्यू आएगी, आप एक बार चेक कीजिएगा, वैल्यू आएगी, इसको z से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा z से रिप्रेजेंट होता है। तो ये हो गया 10 इंटू एक्स माइनस 7y प्लस 190, ठीक है बच्चों। ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये वैल्यू हमारी होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ना। थोड़ा इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखिए बच्चों ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। तो बच्चों आफ्टर गेटिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नेक्स्ट टास्क होगा हम लोग इसकी लीनियर इनइक्वालिटीज़ या लीनियर कंस्ट्रेंट लिखते हैं। तो लीनियर कंस्ट्रेंट लिखना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या कंस्ट्रेंट लग रहा है आपको, कि क्या कंस्ट्रेंट है मैक्सिमम, सोच के देखिए कहाँ पे आपकी लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन लग रही है आपको। इसमें लिमिटेशन एक लग रही है कि जो x और y या 5 माइनस एक्स 5 माइनस वाई जो भी फैक्ट्री से डिपो तक ट्रांसपोर्टेशन जा रहा है वो चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती, ऑब्वियसली बात है। सो x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो कांस्टेंट क्या हो सकता है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेरी ऑब्वियस है, आप लोग अभी तक देखते आए हो कि x और y हमेशा पॉजिटिव होते हैं। सिमिलरली y इज
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जैसे ही मैं कहता हूँ कि 8 माइनस एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देखिए हेयर लाइज द ब्यूटी। 8 माइनस एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे ही मैं ये बोलता हूँ तो आपको एक नॉन नेगेटिव कांस्टेंट से हटके कोई नई चीज़ मिल गई, यानी ये जो x और y ग्रेटर देन 0 वाले कांस्टेंट है ये कहलाते हैं नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। ये ऑब्वियसली कांस्टेंट है, हर प्रॉब्लम में होते हैं, बट ये स्पेशल कांस्टेंट है, ये हर प्रॉब्लम में नहीं होता। तो मैंने जैसे ही तीसरी वाली फैक्ट्री ए से थर्ड डिपो पर जाने वाली जो क्वांटिटी है उसको ग्रेटर देन 0 किया, जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया तो मुझे मिल गई ये इनइक्वालिटी मिल गई। और ये क्या कहती है मुझे, x प्लस वाई लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेस देन 8 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है जी, ये एक हमारी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी आ गई, ये दो हमारी नॉन नेगेटिव कांस्टेंट की इनइक्वालिटी आ गई। तो ये हो गया। सिमिलरली मैं फैक्ट्री बी से डिपो पी और क्यू और आर तक जो आइटम्स जा रहे हैं उनके लिए भी नॉन नेगेटिव या ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 वाला कंस्टेंट लगाऊंगा। तो व्हाट आई विल राइट, 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस विल गिव मी x इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट निकल के आने लग गया ना। तो फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा प्रॉब्लम, लेकिन जैसे ही आप प्रॉब्लम में थोड़ा सा सोचना शुरू करोगे ना, सॉल्व करना शुरू करोगे तो प्रॉब्लम समझ में आने लग जाएगी। सिमिलरली 5 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 विल गिव मी y इज लेस देन इक्वल टू 5। और जो थर्ड कांस्टेंट है x प्लस वाई माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो थर्ड कांस्टेंट क्या हो गया बच्चों, x प्लस थर्ड कांस्टेंट फ्रॉम फैक्ट्री बी, है ना। 3 कांस्टेंट हमें फैक्ट्री ए से मिल गए और 3 फैक्ट्री बी से मिल जाएंगे। तो x प्लस वाई माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस विल गिव यू x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो बच्चों कौन कौन से कांस्टेंट मेरे पास होगा फाइनली, देखिए एक कांस्टेंट ये हो गया, ठीक है जी, एक कंस्टेंट ये हो गया, ये हो गया, ठीक है जी, ये एक कंस्टेंट है हमारे पास और ये 2 कंस्टेंट है। टोटल 6 कंस्टेंट होगा मेरे पास ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इन 6 कंस्टेंट को मैं नेक्स्ट स्लाइड में कॉपी करके आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करके एग्जैक्टली उसके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, तो देखिए बच्चों कंस्टेंट क्या क्या थे, एक्स वाई ग्रेटर देन 0, एक्स वाई लेस देन 5, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 4, एक्स प्लस वाई लेस देन 8। चलिए इन कंस्टेंट को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं फटाफट। ये सारे कंस्टेंट एक साथ लेकर हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो कंस्टेंट क्या बन रहा है बच्चों, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, y इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, और क्या कांस्टेंट थे हमारे, x इज लेस देन 5, y लेस देन 5, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 एंड x प्लस वाई लेस देन 8। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, यही कांस्टेंट थे ना हमारे, देखिए x प्लस वाई लेस देन 8 है ना। चलिए तो ये हमारे पास 6 कंस्टेंट है बच्चों। तो चलिए बच्चों इन कंस्टेंट को एक बार देख लेने के बाद, कंस्टेंट को देखने के बाद हम इन्हें ड्रॉ करते हैं 2D प्लेन पे। ठीक है, तो ये बच्चों बन गई हमारी y एक्सिस, लेट्स से ये बन गई हमारी x एक्सिस। ठीक है जी, इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, देखिए ये जैसे x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। ठीक है बच्चों, ये ऑरिजिन है ना, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 यहाँ आएंगे। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड इनइक्वालिटीज़ हैं इनका मतलब क्या होता है, पहले भी बात कर चुके हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, जहाँ x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, है ना, x और y दोनों पॉजिटिव हैं। चलिए अब इनको ड्रॉ करते हैं। x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 कहाँ होगा बच्चों 5 मान लीजिए यहाँ कहीं 5 है ना, ये 5 मान लेते हैं, 5,0। तो x इज लेस देन इक्वल टू 5 क्या हो गया, एक लाइन पैरेलल टू, देखिए पहले क्या करते हैं, तरीका क्या होता है करने का, पहले इसके करस्पॉन्डिंग लाइन बनाते हैं और फिर ये चेक करते हैं कि
ऑरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? यदि करता है तो ऑरिजिन के साइड वाली हाफ प्लेन है ना, प्लेन एक लाइन से दो हाफ में डिवाइड होता है, तो ऑरिजिन कंटेनिंग प्लेन या तो इनइक्वालिटी का प्लेन होगा या ऑरिजिन से अवे वाला होगा। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे x इजिकल टू 5, तो x इजिकल टू 5 पर बच्चों, एक सेकेंड, ये देखिए बच्चों, x इजिकल टू 5 पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन है बच्चों x इजिकल टू 5 से निकलने वाली, ठीक है बच्चों, ये लाइन हो गई। कौन सी लाइन हो गई है? ये लाइन हो गई x इजिकल टू 5। आपको एग्जाम में हर एक लाइन जो भी आप ग्राफ पर ड्रॉ करोगे उस लाइन की इक्वेशन लिखना जरूरी है। आप इक्वेशन लिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे ना। x है ना, ये दिस इज x। तो अब ऑरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, 0 रखिए, 0 इज लेस देन 5 है, यस है। तो ऑरिजिन की तरफ वाला एरिया है वो इस लाइन का एरिया या इस इनइक्वालिटी का एरिया हो गया। यानी कौन सा एरिया? ये वाला, ये एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये सेकंड क्वाड्रेंट आके नीचे, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें कंस्टेंट रखना है अपने आप को, क्योंकि x और y पॉजिटिव है। तो पहली लाइन हमें क्या दे रही है? पहली इनइक्वालिटी क्या दे रही है? x लेस देन 5 वाली, ये एरिया। चलिए ठीक इसी तरह से y इज लेस देन 5 क्या देगा मुझे? y इज लेस देन 5 विल ऑल्सो गिव मी वन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है बच्चों। देखिए, तो यहाँ कहीं मान लीजिए ये लाइन आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी? ये पॉइंट हो गया 0,5 और ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू 5, और y लेस देन 5 का एरिया कौन सा होगा? ये एरिया है ना, ये एरिया होगा y लेस देन 5 वाला। तो बेसिकली मैंने अब ये एरिया भी डिस्कार्ड करना है, तो इस वाले पॉइंट को भी मैं, जो ये देखिए, इनको भी हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या एरिया रहने वाला है? अब मुझे ओवरलैपिंग एरिया निकालना है सारी लाइंस का। तो दो लाइन मैंने ड्रॉ की, ये भी ड्रॉ की, ये भी ड्रॉ की। अब बच्चों क्या करना है? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ड्रॉ करना है। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये लाइन लेंगे। इस लाइन को कंसिडर करने के बाद x कोऑर्डिनेट 0 रखो और y की वैल्यू क्या मिल गई? 4। सिमिलरली यदि y को रखूँगा मैं 0 तो x की वैल्यू मिल जाएगी 4। तो 0,4 और 4,0, ये दो पॉइंट्स मुझे मिल गए। तो मान लीजिए यहाँ कहीं 4 है ना, तो 4,0 ये पॉइंट है मेरे पास एक, और एक पॉइंट ये है 0,4। तो इन दो पॉइंट से निकलने वाली लाइन भी मुझे ड्रॉ करनी चाहिए, राइट। तो देखिए एक सेकेंड बच्चों, तो मुझे एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी पड़ेगी जो इन दोनों पॉइंट से ओके गुजरेगी, ठीक है जी। तो ये लाइन मेरी हो गई, ओहो ड्राइंग बोर्ड समटाइम्स इट, ओके चलिए, फेयरली स्ट्रेट एनफ, राइट। तो ये लाइन बन गई, कौन सी लाइन? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 वाली लाइन, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला एरिया देखना है मुझे। तो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 रखा, 0 इज ग्रेटर देन 4, क्या है 0 ग्रेटर देन 4? नहीं है। तो मतलब क्या हो गया? ऑरिजिन वाला पार्ट ना, ऑरिजिन वाला पार्ट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ऑरिजिन से अवे वाला करेगा। यानी इस लाइन के ऑरिजिन की तरफ वाला जो प्लेन है, अगेन इस लाइन के ऑरिजिन की साइड वाला जो प्लेन है, वो प्लेन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो कौन सा करेगा? और इस लाइन के ऑरिजिन से अवे वाला, यानी ये वाला प्लेन, ये हिस्सा, ठीक है। और उसका कन्फाइनमेंट है ये वाला, ठीक है। तो मेरे पास एरिया कौन सा बच गया बच्चों? ठीक है, प्लेन पेन चेंज करके दिखाता हूँ। ये एरिया बच गया फिर मेरे पास, ये एरिया, इतना एरिया ना। इसकी बाउंड्रीज कैसे बनेंगी? लगभग ये, तो ये जो एरिया है, ठीक है, जो ध्यान से समझना, सारा गेम ठीक तरीके से फीजिबल रीजन निकालने का, ये बाउंडेड फीजिबल रीजन निकालने का। तो अब आपके पास बच गया ये वाला एरिया। तो मैं इस एरिया को, ये जो एरिया है ना, ये जो ट्राइंगुलर दिख रहा है, ये एरिया भी बाहर निकल गया हमारे फीजिबल रीजन से। अब बच गया हमारे पास इतना एरिया, ठीक है। अब एक कंस्टेंट और रह गया है,
लास्ट इनइक्वालिटी वो क्या कहती है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू, ये हट कैसे गया, लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, ये था x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 को ठीक वैसे ही कर सकते हैं जैसे x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 में किया था। पहले इसको लाइन लिखेंगे, क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, फिर पॉइंट देख लेंगे, इजी है, x0 y8 और x8 y0, ये दो पॉइंट्स है ना, 0,8 और 8,0 इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इन पॉइंट्स को लोकेट करके हम लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये कहीं आ गया 8,0, ठीक है बच्चों, और यहाँ के मान लीजिए ये हो गया 0,8। तो इन दोनों लाइन को जोड़ना है हमें, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ना है, सॉरी, और वी विल गेट दी लाइन करस्पॉन्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो ये इस तरीके से जुड़ गया। ठीक है बच्चों, फेयरली स्ट्रेट एनफ, राइट। तो इसकी भी इक्वेशन लिख देंगे हम एक बार, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, देखना एक्चुअली ये थोड़ा सा पैरेलल नहीं दिख रही है, मगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसमें स्लोप कितना है, 1 है ना। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 या x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो दोनों ही लाइन पैरेलल्स हैं। तो दिख नहीं रही है डायग्राम में ठीक से, क्योंकि हमने ये पॉइंट 4 और 8 थोड़े यहाँ ज़्यादा दूर मान लिया, कम दूर माने हैं, और एक्चुअली ये लाइन पैरेलल्स होंगी। ठीक है, अब एरिया कौन सा होगा जो सेटिस्फाई करेगी ये इनइक्वालिटी, 0 0 रख के देखो कोऑर्डिनेट्स, 0,0 0 प्लस 0 ओवरऑल 0 0 इज लेस देन 8, यानी ऑरिजिन सेटिस्फाई करता है इस इनइक्वालिटी को, x प्लस वाई लेस देन 8 को। तो ऑरिजिन की तरफ वाला जो एरिया है, यानी इस लाइन के ऑरिजिन की तरफ वाला एरिया, उसमें ये पूरा एरिया आता है, मगर हमारे पास कंस्टेंट ऑलरेडी बना हुआ है, उसके अंदर रहना है हमें, तो मैंने फर्दर ये वाला एरिया, ये एरिया ना, ये बच गया। अब मेरे पास इस एरिया को भी मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, ये भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, बच गया फाइनली ये बीच वाला एरिया। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इसको ठीक से समझाने के लिए एक बार सब हटा के रीड्रॉ करता हूँ आपके लिए, सिर्फ ये जो फिजिबल एरिया है वो एरिया ना। चलिए देखिए, तो देखिए बच्चों, मेरे पास फाइनल एरिया जो बचेगा वो ये होगा ना, ये एरिया हमारा फाइनल फिजिबल रीजन हो गया। बाकी सारा ये भी डिस्कार्ड हो गया, ये भी डिस्कार्ड हो गया, ये डिस्कार्ड हो गया, और बाकी फर्स्ट प्लेन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें रहना है। तो इस तरीके से ये एरिया जो आपको दिख रहा है येलो कलर से ना, ये फाइनल फिजिबल रीजन है। आप लोग जब करके आएंगे एग्जाम में, ये ग्राफ बना के आएंगे, तो कोशिश करना पेंसिल का इस्तेमाल करना। ठीक है, और जो एरिया फिजिबल है फाइनली उसी को डार्क करके दिखाना, बाकी एरिया को अपना इरेजर से या कैसे भी करके साफ करके अच्छे से डायग्राम बना के आना। उसका बहुत एग्जाम में फ़र्क पड़ेगा आपको। कोई भी चीज़ अनक्लियर नहीं होना चाहिए, आपका फिजिबल एरिया क्लियर विजिबल होना चाहिए कि हाँ भाई ये फिजिबल एरिया हो रहा है फाइनली। ठीक है, और इसके जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको मार्क करके उनके कोऑर्डिनेट भी लिखने होंगे आपको, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, लेट्स से मैंने इनको मार्क कर देता हूँ, पॉइंट ए, इसको बोल देता हूँ पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये पॉइंट डी बन जाएगा, ये पॉइंट ई, ठीक है, और ये पॉइंट एफ। तो कितने आ गए, ए बी सी डी ई एफ, 6 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, 6 कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं फिजिबल रीजन के। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब क्या करते हैं, देखते हैं इनमें से पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, सी के मालूम है, डी के मालूम है, ई के मालूम है, एफ और ए के नहीं मालूम है। वैसे आसान है निकालना, क्योंकि जो ए पॉइंट है वो y इक्वल टू 5 पर लाई करता है। इस पूरी लाइन पर, यानी इस पॉइंट पर भी y की वैल्यू 5 होगी, और x की कितनी होगी, x के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो y को 5 रखेंगे तो x आएगा 3, तो ये वैल्यू आ गई 3। सिंपल है बच्चों, ज़्यादा टफ नहीं है। सिमिलरली इस वाली पॉइंट को निकालना है, f को निकालना है ना, इस पॉइंट को निकालना है, तो f के लिए क्या है, x की वैल्यू हमेशा इस लाइन पर 5 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे x इज ऑलवेज 5 पूरी लाइन पर, तो f के लिए भी x 5 हो गया। अच्छा, और दूसरी लाइन कौन सी थी, ये है ना, तो इसमें x 5 जाएगा तो y होगा 3, 5,3। तो आपको f और a
है ना, ए के भी मिल गए, बी के मालूम है, सी के मालूम है, डी मालूम है और ई मालूम है। तो आपको 6 पॉइंट आपने लोकेट कर लिए, इनकी कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर पॉइंट्स और दूसरी तरफ एक कॉलम में पॉइंट्स होंगे और दूसरे कॉलम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके वो लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए तो अब क्या करते हैं, ये इनइक्वालिटीज़ आपने जैसे देख ली है, तो मैं इनको एक बार हटा देता हूँ स्पेस की वजह से। तो लेट मी डू वन थिंग, इरेज दिस होल थिंग। let me trace। चलिए, तो अभी हमारा काम क्या है, हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि हमने क्या निकाला था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन देख लेते हैं एक बार। z क्या था बच्चों हमारा, z was 10 इंटू एक्स माइनस 7y प्लस 190 ना, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, x माइनस 7y प्लस 190 राइट इंटू 10। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था और जो पॉइंट्स निकल के आ रहे थे वो पॉइंट लिख लेते हैं हम, कॉर्नर पॉइंट्स। ये टेबल आपको फेयर में करनी है बच्चों ना, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है इस टेबल का लिखना। z की वैल्यू क्या है बच्चों, ये सेम वैल्यू ना, 10x माइनस 7y प्लस 190। तो अब सारे पॉइंट्स लिखते हैं, जैसे a b c d e एंड f। तो पॉइंट a क्या था बच्चों हमारा 3,5, 3,5, b है 0,5। ठीक है बच्चों, c पॉइंट क्या है 0,4, d पॉइंट क्या है 4,0। सिमिलरली e is 5,0 and f is 5,3। तो e is 5,0, f is 5,3। अब इन सारे पॉइंट्स पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। 3,5 पर क्या होगी 158, तो वैल्यू आ गई 158 इंटू 10 1580। ठीक है, अब 0,5 पर वैल्यू क्या आएगी, x को 0 रखा, y को रखा 5, तो माइनस 35, 190 माइनस 35 कितना हो गया बच्चों 155, 155 इंटू 10 तो 1550। यू शुड इम्प्रूव इन योर कैलकुलेशंस ऑल्सो, है ना, 12th क्लास में आ गए बच्चों आप लोग। 0,4 तो 4 इंटू वाई किया तो माइनस 28 हो गया 162 इंटू 0, 4,0 तो 4 0 किया तो ये तो हट गया, 4 प्लस 194 एंड 1940। पर्पस क्या है हमारा, मिनिमम वैल्यू निकालना, मिनिमम नॉट मैक्सिमम, है ना। ध्यान देना, कुछ बच्चे यही गलती कर जाते हैं, वो क्वेश्चन करते करते भूल ही जाते हैं कि हमें मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम। ज़्यादातर लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालने के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो कुछ लोग भूल ही जाते हैं कि हमें मैक्सिमम नहीं मिनिमम चाहिए। तो ऐसी गलती मत करना कि सारा क्वेश्चन ठीक कर दिया, ग्राफ ठीक बना दिया, कंस्टेंट ठीक निकाल दिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ठीक निकाल दिया, लेकिन फाइनली क्या वैल्यूज़ भी ठीक निकाल दी, लेकिन कोड करके आ गए मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम की जगह। ऐसी गलती मत करना है, दिस इज ब्लंडर एंड सिली मिस्टेक। तो x को 5 रखा तो ये आ गया 195, तो 1950। ठीक है जी, कैलकुलेशन सही हो सब कुछ हो, लेकिन कोटेशन लास्ट में कोटेशन भी ठीक होना चाहिए ना। 7 3 21 प्लस 5 16 माइनस तो हो गया 174, तो 1740। तो सारे INRs है ना, सारे रुपए की बात हो रही है। कौन सी वैल्यू लीस्ट है बच्चों, ये वैल्यू लीस्ट है ना 1550, ये वैल्यू लीस्ट है। तो आपको इस तरीके से सेट करना चाहिए कि x आएगा 0 और y आएगा 5। ठीक है, चलते हैं, ये ध्यान रखना ना, x का आंसर क्या आया फाइनली 0 और y आया 5। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या देना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा द मिनिमम कॉस्ट इज 1550। ठीक है, एंड वो कैसे, x 0 और y 5। देखिए लास्ट लाइन देखते हैं, यानी ये 0 आ गया और ये 5 आ गया, तो यानी फैक्ट्री A से डिपो P तक कोई भी आर्टिकल नहीं जाना चाहिए। फैक्ट्री A से डिपो Q तक कितने जाने चाहिए, 5 आर्टिकल जाने चाहिए पूरे। ठीक है, और बाकी इस तक 3 जाने चाहिए। तो ऐसे करके आप एक डायग्राम और बन सकता है बच्चों। देखिए मैं इसको हटा दूं एक बार, इस डायग्राम को पर्टिकुलर को, तो आपको ये हटा देता हूँ ना, ये कॉस्टिंग है, आपने ऑलरेडी नोट कर ली होगी, नहीं किया तो एक बार पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं कॉस्टिंग हटा देता हूँ एक बार। यहाँ एक आपको दूसरे एंगल से डायग्राम बना के दिखाता हूँ बच्चों। देखिए
तो आपको फाइनल सॉल्यूशन में ये भी दे सकते हो एक बार, दिस इज गुड टू राइट। जैसे फैक्ट्री ए है, लेट मी सेलेक्ट द पेन, फैक्ट्री ए है, ऊपर फैक्ट्री ए बना दो, टोटल आर्टिकल ए लिख दो, यहाँ बना दो पी क्यू, ठीक है बच्चों, क्यू को यहाँ ना लिख के अब यहाँ लिख सकते हो ना, क्यू और ये आर। फैक्ट्री बी को आप नीचे बना दो, तो फैक्ट्री बी में कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 6, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन क्या है, एक्स यानी फैक्ट्री ए से पी तक जाएगा 0, तो यहाँ से 0 यहाँ तक क्या आएगा 0 आर्टिकल, यहाँ आएंगे 5 आर्टिकल और यहाँ आएंगे 3 आर्टिकल, ये लिख दीजिए आप। इनमें कितने चाहिए 5 एंड 4 आर्टिकल्स, ठीक है जी। अब x 0 है तो b से देखिए x 5 माइनस एक्स यानी कि 5 आर्टिकल्स, या फिर देखिए 5 आर्टिकल, इसको अभी तक p को 5 आर्टिकल चाहिए, a से मिला 0 तो बाकी इससे मिलने चाहिए सारे, तो 5 आर्टिकल इसके पास जाएंगे, इसको मिल गए 5 पूरे तो यहाँ से 0 आर्टिकल जाएगा इसके पास, इसको मिल गए 3 यहाँ से तो 1 आर्टिकल इसके पास जाएगा। ये आप डायग्राम फाइनली एग्जाम में बना के आइएगा और सॉल्यूशन के तौर पे की ना। फाइनली दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन, ठीक है। एंड कॉस्ट इज, क्या कॉस्ट आई थी बच्चों, ये थी ना कॉस्ट, दिस इज द कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट। तो आप लिखेंगे एग्जाम में फाइनली सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, द मिनिमम कॉस्ट इज 1550 रुपीज एंड the transportation should take place like this।